नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। पिछले अध्याय में हमने त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रकार और उसके गुणधर्म के बारे में जाना। आई होप सबका समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन बनाएंगे इस पर आधारित। ठीक है, तो चलिएगा जान लेते हैं माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है ना। ये देखिए, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी है। ठीक है, अगर इसको इस शीर्ष से हम एक रेखा खींचे जो कि जस्ट सामने है ना, उस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, ठीक है, तो उसको हम त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अधिकतम 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है क्योंकि 3 शीर्ष होती है, इसलिए अपन 3 माध्यिकाएं जो है खींच सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, ए का हम खींचेंगे BC पर तो यहाँ पे D बिंदु आएगा। ठीक है, सी का खींचेंगे हम AB पर तो यहाँ पे F बिंदु आएगा। इसी तरीके से बी का खींचेंगे AC पर तो E बिंदु आएगा, है ना। माध्यिकाओं के जो संगामी बिंदु होते हैं, उस संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, है ना। मतलब जहाँ पे तीनों जो भी माध्यिकाएं रहेंगी वो एक बिंदु पर मिलेंगी, है ना, उस संगामी बिंदु को हम क्या कहते हैं, उन माध्यिकाओं का केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी केंद्रक के बारे में पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे जो G है वो क्या है, इसका केंद्रक है। ठीक है, तीनों माध्यिकाओं को मिलाने वाली, जहाँ पे तीनों माध्यिकाएं मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, माध्यिका शीर्ष से केंद्रक को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक है, जो माध्यिका रहेगी शीर्ष से जो केंद्रक है उसको 2:1 में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो ये हो गया हमारा माध्यिका। अब आइए देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आता है अंतः केंद्र। ठीक है, क्या आता है, अंतः केंद्र, इन सेंटर। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अंतः कोणों के समद्विभाजक, है ना। देखो, ये कुछ हद तक माध्यिका जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे थोड़ा सा अलग है, त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक। ठीक है, ये कोण है त्रिभुज का ए, इसको हम 2 भागों में इस तरीके से बांटेंगे। ठीक है, कोण को 2 भागों में बांटेंगे, है ना भाई। कोण को 2 भागों, वहां वहां पे क्या था, शीर्ष से मिलाने वाली रेखा सामने भुजा पर सामने भुजा को जब 2 भागों में काटती है ना, इसमें क्या होता था, कोण को 2 भागों में हम जब विभाजित करते हैं, या इसी तरीके से कोण बी को जब हम 2 भागों में विभाजित करते हैं और कोण सी को जब हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे जिस बिंदु पर ये मिलती है उस बिंदु को कहा जाता है, उस बिंदु को कहा जाता है अंतः केंद्र। क्या कहा जाता है, उस बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है आपको, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा परिकेंद्र। ठीक है, ये हो गया अंतः केंद्र जो कि अंदर में बनता था। अब परिकेंद्र देखते हैं, परिकेंद्र कैसे होता है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक, है ना, भुजाओं के लंब अर्धक, मतलब ये वाला ए बी भुजा है, ठीक है, ये वाला AC भुजा और ये BC भुजा। तो AB भुजा का ये AB भुजा का ये क्या हो जाएगा, बीच का पॉइंट हो जाएगा, है ना, अर्धक हो जाएगा। आधा पॉइंट F क्या हो जाएगा, AB भुजा का आधा पॉइंट हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। तो इस अर्धक से अगर हम सीधा एक बिंदु एक रेखा खींचते हैं AC की तरफ, और AC भुजा का जो अर्धक है E, इससे भी हम एक सीधा रेखा इस तरीके से खींचते हैं, लंब रेखा। ठीक है, और हमारा जो BC भुजा है इसका अर्धक D है, इससे हम एक लंब रेखा खींचते हैं। तो जिस पॉइंट पे मिलता है ये वाला पॉइंट O, उसको हम बोलते हैं परिकेंद्र। उसको हम क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है, परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पे जो बिंदु O है त्रिभुज ABC का क्या है, परिकेंद्र है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है,
अगर त्रिभुज की भुजाओं भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिले तो उसको हम परिकेंद्र कहते हैं, है ना? और कोणों के जो समद्विभाजक है जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम अंतःकेंद्र कहते हैं। उसके बाद जो शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उसकी माध्यिका कहलाती है। तो ये तीनों में मेन डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? चलिएगा आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड, ठीक है? शीर्ष लंब किसको बोलते हैं? त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है? त्रिभुज की 3 शीर्ष होती है। किसी भी आप एक शीर्ष से जस्ट उसके सामने वाली भुजा पर एक लंब खींच दीजिए, तो जो लंब हम खींचते हैं वही उसका क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए शीर्ष ए से हम बीसी भुजा पर एक लंब खींचे तो यहाँ पे एडी जो लंब खींचे हैं वही क्या कहलाएगा? इस त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ठीक है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों शीर्ष लंब, है ना? मतलब यहाँ पे इधर खींचे, इसको इधर खींचे, इसको इधर खींचे, तो यहाँ पे तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको कहा जाता है लंब केंद्र, ठीक है? तो यहाँ पे ओ क्या है? इसका लंब केंद्र है। तो कभी कभी ये भी आप देखो परिकेंद्र जैसा ही है ना? लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम परिकेंद्र कहते हैं, है ना? लंब अर्धक, भुजाओं के लंब अर्धक, तो सेम है ये भी, है ना? जो लंब केंद्रक है वो भी सेम है। तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, बस इसमें शब्दों का जो है महत्व है ना? शब्दों का जो महत्व है। अगर ऑप्शन में आपको इस तरीके से पूछता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो आपको लंब केंद्र करना है, क्योंकि शब्दों का महत्व है ना? लंब केंद्र की परिभाषा यही होती है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लंब केंद्रक कहते हैं। तो ऑप्शन में आपका लंब केंद्र भी हो सकता है, साथ में परिकेंद्र भी हो सकता है ना? तो आपको शब्दों को देखना है, शब्दों के हिसाब से जो है ऑप्शन चूज करनी है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। कभी कभी क्वेश्चंस इससे भी बन जाते हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है त्रिभुजों की समरूपता, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि व्यापम जो है कुछ भी क्वेश्चन दे दे रहा है आजकल, है ना? त्रिभुज बोल दिया है मतलब त्रिभुज के अंतर्गत सारा चीजें आ जाती हैं, तो आपको सारा चीज क्लियर करके रखना है, कोई भी छूटे ना। चलिएगा देखते हैं। दो त्रिभुज परस्पर समरूप तब कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण समान हो, है ना? तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है? पहली चीज तो जो भी संगत कोण रहेंगी वो समान होनी चाहिए, समरूप तब कहलाएंगी, है ना? जब संगत कोणें क्या होंगी? समान होंगी। और जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है? और जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो समरूपता को हम इस तरीके से संकेत ऐसे करके, ठीक है? ये समरूप का चिन्ह है। इस तरीके से संकेत से हम क्या करते हैं? उसको दर्शाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हमको दिया गया है, ए बी और सी, और ए डैश बी डैश और सी डैश, दो त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पे कोण ए डैश के बराबर है, कोण बी डैश के बराबर है, कोण सी डैश के बराबर है। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है? ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। साथ में ए बी, ठीक है, कोण बराबर है और जो संगत भुजाएं हैं वो भी कैसे है? समानुपाती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी हम इसको समरूप में कैसे लिखेंगे? ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर सी ए बटे सी डैश ए डैश, ठीक है? इस तरीके से समरूप को जो है प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है दोस्तों? तो चलिएगा आगे हम प्रश्नों में देखेंगे कि कैसे जो है इसको बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये आपका इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में दिया गया है, ठीक है? इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। दो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोणों के समान है ना? सर्वांग समता को हम
इस तरीके से बराबर और ऊपर में ये समरूप का चिन्ह ऐसे जो है हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हमको दो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश दिया गया है तो ये सर्वांग सम तब कहलाएंगे जब दोनों त्रिभुजों की जो सभी भुजाएं हैं और सभी कोण हैं वे एक दूसरे की संगत भुजाओं और संगत कोणों के क्या हो, समान हो, है ना। तब ये कहलाते हैं सर्वांग सम। ठीक है, मतलब कोण ए और कोण ए डैश ये बराबर होनी चाहिए, कोण बी डैश बराबर होनी चाहिए, कोण सी और कोण सी डैश जो है बराबर होनी चाहिए। संगत कोण या संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब जाके ये जो त्रिभुज है वो कैसे कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि किस तरीके से सर्वांग सम बनती है त्रिभुजों में। तो सबसे पहले सर्वांग समता का नियम जो आता है, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, साइड 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 जिसको आप लोग एस 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 भी कहते हैं। ठीक है, भुजा 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 सर्वांग सम। इसमें कैसे होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो, है ना, मतलब दो त्रिभुज हमको दिया गया है। ठीक है, और दोनों त्रिभुज, ठीक है, दोनों त्रिभुज का ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसके समान है। तब ये जो है त्रिभुज क्या कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। मतलब दो त्रिभुजों की अगर हम तुलना करें तो इसकी जो पहली भुजा है वो दूसरी त्रिभुज की भुजा के बराबर है ना। मतलब ये बराबर है तो ये भी समान है, ये बराबर है तो ये भी समान है, ये बराबर है तो ये भी समान है। तब त्रिभुज क्या कहलाती है, भुजा 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 सर्वांग सम के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या कहलाती है, एक दूसरे के सर्वांग सम जो है होते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा। ठीक है, मतलब दो भुजा और एक कोण। ठीक है, भुजा कोण भुजा जिसको अपन कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण क्रमशः दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के समान हो तो दोनों त्रिभुजें कैसे होती है, सर्वांग सम होती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है ना, और साथ में एक कोण जो है इसका क्या है, बराबर है। तब ये जो दोनों त्रिभुजें हैं वो कैसी कहलाएंगी, एक दूसरे के सर्वांग सम जो है कहलाएंगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, कोण भुजा कोण। अगर दो कोण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण तथा उनके बीच की भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा समान है तो दोनों त्रिभुजें कैसी कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। देखिए यहाँ पे कोण ए बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है और ये दूसरा कोण इस दूसरे कोण के बराबर है। मतलब दो कोण और एक भुजाएं क्या है, बराबर है। तब वे दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम में कहलाती है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया हमारा। चौथा आता है हमारा समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, तो ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के समान है तो त्रिभुजें सर्वांग सम कहलाती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये दूसरी भुजा इसके बराबर है और ये कोण कैसे हैं, ये कोण भी क्या है, समकोण है। मतलब अगर हम इसको कहें तो साइड साइड और एंगल इसी के अंतर्गत ये आ जाएगा। मतलब एक कोण बराबर है और दो भुजाएं बराबर है तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन ये समकोण में है ना, ये क्या है, समकोण में है, इसलिए इसको अलग से बोल दिया गया है। वैसे बेसिकली तीन होते हैं लेकिन ये समकोण में है तो ये अलग से बोल दिया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों भी क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। ठीक है, तो हम जो है तीन तरीके से सर्वांग सम के नियम पढ़े, एक तो भुजा भुजा भुजा। ठीक है, ये पहला चीज हम पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े, भुजा कोण भुजा, उसके बाद कोण कोण भुजा। ठीक है, और यहाँ से ये समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन जो है आपका मुख्य होता है। ठीक है, मुख्य जो है तीन होता है, कोण भुजा कोण। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, कोण भुजा कोण। ठीक है, भुजा कोण भुजा और भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से तीन हो गए, इसको आपको याद रखना है। अब चलिए
इसी पर आधारित हम प्रश्न जो है चर्चा करते हैं। ये त्रिभुज का पार्ट आपका पूरा खत्म हो गया। त्रिभुज का हमने प्रकार देखे, त्रिभुज क्या है ना? त्रिभुज के प्रकार देखे, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, त्रिभुजों के गुणधर्म देखे, गुणधर्म पर आधारित अभी प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है जाने, लंब केंद्र, परिकेंद्र, है ना? माध्यिका, ये सारे पॉइंट्स हमने जाने। साथ में हमने त्रिभुजों की समरूपता जानी और सर्वांग सम किस तरीके से बनता है, इस पर भी हमने चर्चा किया। चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए सभी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा अगर बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा? समबाहु बोला है ना? समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो इसकी एक भुजा बढ़ा दिया जाए बोला है, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हमारा ए, बी और सी है। एक भुजा बढ़ा दिया मैंने पॉइंट डी की तरफ। ठीक है, तो हमको बताना है ये वाला, इसको अपन बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, अल्फा मान लिया, सॉरी बहिष्कोण बोलते हैं इसको, मैंने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये कितने का होगा। तो आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो कोण है वो कितने कितने का होता है? 60 अंश का होता है ना भाई? कितने का होता है? 60 अंश का होता है। और बहिष्कोण अल्फा, इसका मान कैसे होता है बहिष्कोण का? अपने अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका अभिमुख कोण कौन कौन सा है? कोण ए है और कोण बी है, तो इनके बराबर होता है योग के। ठीक है, तो कोण ए का मान 60 है और कोण बी का भी मान कितना है? 60 है। इसलिए हमारा बहिष्कोण कितना हो जाएगा? 120 अंश का हो जाएगा। इसलिए सी आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। देखिएगा सभी, किसी त्रिभुज की तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें सबसे बड़े कोण की नाप क्या होगी? ठीक है, तो देखिए अनुपात हमको दिया है 2:3:7। ठीक है, इसको मैं x के टर्म में मान सकता हूँ इस तरीके से, 2x, 3x और 7x। ठीक है, 7x सबसे बड़ी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब 2x प्लस 3x प्लस 7x, इस पूरे का मान कितना होगा? 180 अंश होगा, है ना भाई? मतलब 7 3 10, 10 2 12, 12x बराबर क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, तो x बराबर कर दीजिए, 15 12 में 180 होता है, तो ये हो जाएगा 15 बार में चला गया, x का मान 15 आ गया। हमको क्या पूछा था? सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? तो 7x सबसे बड़ी भुजा है, तो 7 गुणित क्या हो जाएगा? 15। 15 सत्ते कितना होता है? 105 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी आपका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोला है। ये क्वेश्चन जो है आपके टेट में पूछा गया था, है ना? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप सभी को मैंने पढ़ाया हुआ था गुणधर्म में कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है ना भाई? दो भुजाओं का योग मतलब a प्लस बी का जो मान है वो हमेशा अधिक होता है तीसरी भुजा से। और एक चीज मैंने बताया था कि किसी दो भुजाओं का अंतर, है ना, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? कम होता है ना? दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम दो भुजा, हमको दिया गया है लंबाई 5 और 1.5, अगर हम इसका अंतर देखें तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। ठीक है, तो इसका जो अंतर है वो हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना? अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हमको पूछा गया है कि तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित में से नहीं हो सकती, है ना? निम्नलिखित में से नहीं हो सकती, तो इससे ज्यादा तो हो सकती है ना भाई? सी का मान 3.5 से ज्यादा आना चाहिए। तो देख लीजिए, बी का मान ज्यादा है, ये हो सकती है। सी का मान भी ज्यादा है, ये भी हो सकती है। डी का मान ज्यादा है, ये भी हो सकती है। लेकिन ए यानी 3.4 नहीं हो सकती, इसलिए ए इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 3.4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 3.5 से क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखिएगा क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, एडी लंब बीसी, तो देखिए यहाँ पे 90 अंश दोनों तरफ बना रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें समकोण त्रिभुज एडीसी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज एडीसी में मतलब ये वाला 90 अंश बना रहा है, तो ये इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इस त्रिभुज के लिए। तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर, AC का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा CD का वर्ग, ठीक है, प्लस AD का वर्ग। अब देखिए ये CD है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है, इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा। मतलब ये BC का क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, BC का आधा होगा, क्योंकि पूरे का लंबाई है ना, आधा का अपने को लेना है, तो BC/2 हम लिख सकते हैं CD की जगह। तो CD की जगह हम लिख लिए BC/2, वर्ग लगा है तो पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस AD का वर्ग, इसके बराबर है, ये AC के वर्ग के बराबर है। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए, अब इसको सरल कर दीजिए। देखिए BC है ना, यहाँ से B और C, ठीक है, B और C। अब ये क्या है, ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजाएं इसके क्या है, बराबर है ना। मतलब BC यहाँ से AB बराबर BC बराबर CA, सभी भुजाएं बराबर रहती है समबाहु त्रिभुज के, है ना। मतलब BC की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो ये AC का वर्ग हो जाएगा, वर्ग लगा है तो BC की जगह हम AC लिख दिए, तो वर्ग लगा है तो AC का वर्ग हो जाएगा, बटे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बराबर है ये AC का वर्ग के बराबर है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD का वर्ग। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिएगा। सरल करेंगे तो यहाँ से 4 का गुणा कर देते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस 4AD। ठीक है, 4AD का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। अब जरा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, AC को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो ये 4AC का स्क्वायर है, इसको माइनस इधर करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4AC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, पूरे का बराबर क्या हो जाएगा, 4AD का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3AC का स्क्वायर बराबर 4AD का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए AC की जगह, है ना, AB बराबर BC बराबर CA दिया है, मतलब हम AC की जगह AB भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आ रहा है हमारा, ऑप्शन में देखिए कौन सा आ रहा है हमारा, ये देखिए 3AC का वर्ग बराबर 4AD का वर्ग, है ना, 4AD का वर्ग, ये वाला आ रहा है, देखिए C ऑप्शन, है ना। AC की जगह अपन AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं भुजाएं। ये हो जाएगा 4AD का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, C ऑप्शन जो है इसको जो है सही जो है कथन बैठा रहा है ना। तो इसलिए इसका सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलेगा, आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद अपन बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। नीचे दिए गए चित्र में AB बराबर AC है, तो कोण ACD बराबर 105 है, तो BAC का मान क्या होगा, BAC बराबर है किसके, ये बताना है अपने को, है ना। देखिए AB और AC बराबर है बोला है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, दो भुजाएं बराबर रहती है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो दो कोण हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कोण B बराबर क्या होगा, कोण C हो जाएगा। ठीक है, संगत जो भी दो कोण होती है वो भी कैसे होती है, बराबर होती है। तो कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ACD बराबर 105 दिया है, ACD
डी बराबर 105 दिया है, मतलब ये जो बहिष कोण है इसका मान कितना दिया है, 105 दिया है। हम जानते हैं बहिष कोण अल्फा बराबर क्या होता है, संगत दो कोणों का योग, यानी कोण ए प्लस कोण बी, है ना, कोण ए प्लस कोण बी। और एक अल्फा का मान हमको 105 दिया है। कोण ए का मान हमको निकालना है, बी ए सी बराबर है ना, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान हमको पता नहीं है ना, कोण बी का मान हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि कोण इसका मान जो है 105 है, और जो सरल रेखा बनती है ना, इस पूरे का मान हमारा, इस पूरे का मान ऐसे कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में अगर मैं 105 घटा दूं तो कोण सी का मान, मतलब यहाँ का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो कोण बी जो है कोण सी के बराबर है, तो इसको अपन कोण सी भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो कोण ए ये हो जाएगा 105 बराबर कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 105 बराबर कोण ए 180 में 105 जो है घटा दीजिए तो कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, और इसको जो है इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 105 माइनस 75। ठीक है, 105 माइनस 75 कर दीजिएगा, कितना आएगा, 30 अंश आएगा। ये हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर 30 अंश। ये सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम है ना। कोण पी क्यू आर बराबर 70 दिया है, पी क्यू आर बराबर 70 दिया है। ठीक है, क्यू पी आर बराबर 24 दिया है, ये वाला 24 दिया है। तो पी आर एस मतलब ये बहिष कोण का मान अपने को निकालना है। तो बहिष कोण है ना, कोण पी आर एस का मान आप सभी जानते हैं, बहिष कोण संगत अभिमुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब 24 प्लस 70 के बराबर होगा। ठीक है, 24 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। डायरेक्ट है ये, है ना, अस्पर नियम। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से अपन क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, है ना, 7 से लेकर के और कुछ क्वेश्चन जो है हल करेंगे। उसके बाद हम चतुर्भुज और वृत्त के बारे में भी जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ में, कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।